प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। हम पिछले दिनों बात कर रहे थे केंद्र राज्य संबंध की, जिसमें प्रशासनिक संबंध पर अब ये हम बात कर रहे थे। उसमें प्रशासनिक संबंध में 5-6 बिंदु हैं। उसमें से पहले बिंदु संघ द्वारा राज्यों का निर्देश देना, इस पर हमने बात कर ली थी। उसका एक पॉइंट रह गया है हमारा, सिर्फ वो है वित्तीय संबंध से संबंधित है, वित्तीय आपात के बारे में उस पर बात करेंगे। उसके अतिरिक्त जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंध पे। और आज इस जो वित्तीय आपात की उद्घोषणा है या वित्तीय आपात जो है, उस दौरान संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश देने तक, जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और अन्य निर्देश देने तक होगा जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए देना आवश्यक और पर्याप्त समझे। अनुच्छेद 360(3) में, यानी कि वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति को ये शक्ति मिल जाती है। राष्ट्रपति का अर्थात राष्ट्रपति आप जानते हैं जो भी कार्य करता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर करता है। तो इस प्रकार केंद्र सरकार को क्या है, केंद्र सरकार जो कार्यपालिका है उसको वित्तीय आपात से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है अनुच्छेद 360(3) में आपातकालीन परिस्थितियों में। उसके पश्चात राष्ट्रपति इस अवधि के दौरान जिसमें इस अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 360 के अधीन की गई उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने के लिए सक्षम होगा। इसका अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनके वेतन और भत्तों में किसी वर्ग विशेष यानी कि कोई किसी विभाग विशेष के या वर्ग विशेष के भी विशेष के या समस्त वर्गों के क्या है व्यक्तियों के वेतन भत्तों में क्या है कटौती कर सकता है। और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में भी के जो वेतन है और भत्ते हैं उनमें भी कटौती इस दौरान की जा सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? यह राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 360(4) ख के तहत। तो यही मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध है, यानी कि कार्यपालिका शक्ति कब केंद्र के पास आ जाती है, राज्यों के संबंध में भी। तो इसलिए यह सब जानना क्या है, जरूरी है। उसके पश्चात धन विधेयक या अन्य ऐसे विधेयकों को राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की अपेक्षा करना। तो यानी कि जो धन विधेयक है और अन्य ऐसे विधेयक जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के लिए क्या है, आरक्षित किए जाते हैं, या संविधान में ऐसा उल्लेख है कि उनको राष्ट्रपति के लिए क्या है, आरक्षित किया जाना चाहिए। तो उन विचारों को अनुच्छेद 360(4) को क्या कहता है कि आपातकाल के दौरान जो भी विधि बनाई जाएगी उस दौरान क्या है, समस्त विधेयक किसके हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या है, आरक्षित किए जाते हैं। राष्ट्रपति की अनुशंसा के पश्चात ही क्या है, उन विधेयकों को मंजूरी प्राप्त होती है। तो यह अनुच्छेद 360(4) के तहत है। तो अब इसके साथ ही संघ द्वारा राज्यों को कब कब निर्देश दिया जाता है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, संघ कृत्यों को है उसको हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 258(1) में उल्लेख है कि इस संविधान के किसी बात के होते हुए भी, किसी भी बात मतलब कहीं कुछ भी उल्लेख है, किंतु अनुच्छेद 258 के तहत
राष्ट्रपति किसी राज्य की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। ठीक है, कुल मिलाकर इसको छोड़िए, यहां क्या लिखा है, ये कहने का अर्थ इसका है अनुच्छेद 258 के तहत कोई भी केंद्रीय कार्यपालिका का कार्य राष्ट्रपति किसको, राज्य की सरकारों को सौंप सकता है, सशर्त या बिना शर्त। सशर्त क्या है कि कोई शर्त भी रख सकता है कि आपको ये कार्य करना है, इतने समय में करना है, इतनी समय अवधि है, इतने धन में करना है। और बिना शर्त कि आपको बस ये कार्य करना है, उसमें कोई शर्त नहीं होगी, राज्य करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे। तो सशर्त और बिना शर्त क्या है, सौंप सकता है संघ के किसी कृत्य को। उसके पश्चात इसी का जो अनुच्छेद 258 का खंड ख है उसमें लिखा है संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि जो किसी राज्य को लागू होती है। ध्यान रखना, संसद ने विधि बनाई है और राज्य के लिए लागू होती है, ऐसे विषय से संबंधित होने पर भी जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, उस राज्य या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों किया जाना और कर्तव्यों को अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी। तो यहां भी क्या है, केंद्र के कार्यों को क्या है, सौंपा जा रहा है। फिर देखिए इसे, संसद द्वारा बनाई गई विधि, संसद ने विधि बनाई है जो किसी राज्य को लागू होती है, संसद ने राज्य के लिए विधि बनाई है, ऐसे विषय से संबंधित होने पर भी, इस प्रकार का कोई विषय है उससे संबंधित होने पर भी जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल के विधि बनाने की शक्ति नहीं है तो राज्य का, पर राज्य को शक्ति नहीं है, उस राज्य या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकेगी और उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी या शक्तियों को प्रदान किया जाना और कर्तव्यों को अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी। तो यहां भी वही है, केंद्र का कार्य किसको, राज्यों को सौंप दिया है। कुल मिलाकर इसमें अगर बात की जाए तो समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य को शक्ति दी है। अब इन खंड 1 और खंड 2 में अंतर क्या है उसको अभी हम देखेंगे। अंतर यही है कि क्या है, एक जगह तो सशर्त या बिना शर्त के है और एक जगह यानी कि राज्यों से सहमति के आधार पर सौंपा जा रहा है और एक जगह राज्यों की सहमति क्या है, आवश्यक नहीं है। तो खंड 2 में क्या है, राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है, सौंपा जा रहा है। और जो खंड 1 है उसमें राज्य सरकारों की सहमति भी ली जा रही है। उसके पश्चात जो खंड 3 है उसको देखते हैं। इस किसी राज्य या उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान की जा गई है या उन पर कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं, वहां उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में राज्य द्वारा प्रशासन में किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे संदाय किया जाएगा। ये बार बार आएगा ये शब्द, इसमें कुछ नहीं है। केंद्र क्या है, जो कर्तव्य राज्य सरकारों को सौंप रहा है उन कर्तव्यों के लिए केंद्र क्या है, पैसा मुहैया कराएगा, ये इसका कहने का अर्थ है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे संघ कृत्यों को राज्यों को सौंपने में 3 प्रकार की बातें, 258(1), 258 का खंड 2 और 258 का खंड 3। खंड 3 तो पैसा देने से संबंधित हो गया। खंड 1 में राज्य की सहमति से राज्य सरकार को काम सौंपे जा सकते हैं सशर्त और बिना शर्त के, और खंड 2 में राज्यों को काम सौंपे ही जाते हैं, कोई राज्य की सहमति हो न हो उनको वो कार्य दे दिए जाते हैं। तो अब आता है हमारे पास
राज्यों द्वारा अपने कृत्यों को केंद्र को सौंपना। ठीक अपोजिट, राज्य का कार्य है किंतु किसको, राज्य केंद्र को उस कार्य को सौंप रहा है। तो ऐसी व्यवस्था में क्या व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, उसको देखते हैं। केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी अपने कृत्यों को संघ सरकार को सौंप सकती है। अनुच्छेद 258 को यह उपबंधित करता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को बिना शर्त सौंप सकेगा। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 258 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया था। तो राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से, भारत सरकार की सहमति होगी और तब क्या है, किसी राज्य के कार्य को केंद्र को सौंप सकता है। इस प्रकार राज्य सरकार अपने कार्यों का संपादन करने का अधिकार संघ को सौंप सकती है, किंतु राज्य केंद्र को अपने कृत्य केंद्र की सहमति से ही दे सकती है। केंद्र अगर सहमति नहीं देता है तो राज्य अपने कार्य केंद्र को नहीं सौंप सकता है, जबकि केंद्र अपने कृत्यों को राज्यों को उनकी सहमति के बिना भी क्या है, सौंप सकता है। सहमति के साथ भी और सहमति के बिना भी सौंप सकता है। स्पष्ट है कि संविधान ने प्रशासकीय संबंधों में भी केंद्र की प्रमुखता को स्वीकार किया गया है। जैसा हमने देखा था केंद्र राज्य विधायी संबंधों में केंद्र की प्रमुखता थी, उसी प्रकार केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में भी केंद्र की प्रमुखता हमको देखने को मिल रही है। अब आता है चौथा पॉइंट, अखिल भारतीय सेवाएं। तो थोड़ा समय पहले आपको यह बता दूं आखिर अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या है। अखिल भारतीय सेवाएं वो सेवाएं हैं जो पूरे भारत स्तर पर सेवाएं मुहैया कराई जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपके जिले का एक डीएम होता है, वह कहां से आता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से होती है। एसडीएम की नियुक्ति कहां से होती है, राज्य सरकार के माध्यम से होती है। जो सचिव स्तर के सचिव होते हैं, जो आपके चाहे अपर सचिव हो, लोअर होते हैं, तो ये कहां से निकल कर आते हैं। डीएम होता किसमें है, राज्य के अंदर होता है, किंतु प्रतिनिधि किसका होता है, केंद्र का। तो यही होती है अखिल भारतीय सेवाएं। अब इसको देख लेते हैं। संघीय सिद्धांत के प्रतिकूल भारतीय संविधान में, संघीय सिद्धांत के प्रतिकूल शब्द का अर्थ देखना, संघीय सिद्धांत के प्रतिकूल। संघीय सिद्धांत में क्या होता है, राज्य स्वतंत्र केंद्र स्वतंत्र, किंतु यहां भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सम्मिलित सेवाओं, कॉमन सर्विस का भी क्या है, प्रावधान है, जिसे अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। यद्यपि संविधान में उपबंधित है कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के अलग अलग सार्वजनिक अधिकारी होंगे जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करेंगे, पर संविधान में यह भी व्यवस्था है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा राज्यों और संघ दोनों में समान रूप से कार्य करेगी। संविधान का अनुच्छेद 312, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है या इष्टकर है। इष्टकर का मतलब होता है बेनिफिशियबल। तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का क्या है, सृजन कर सकती है, और उन सेवाओं की भर्ती, नियुक्ति, व्यक्तियों की ये क्या है, संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात भर कर दी गई थी कि ऐसा किया जा सकता है, और किसके, राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा
किया जा सकता है। तो जब आप राज्य सरकार की शक्तियों को भी पढ़ोगे तो मैं इसलिए ही ध्यान दिला दे रहा हूं कि ये क्या है, राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं। यहाँ लोकसभा को शक्ति प्राप्त नहीं है, राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जब हमने पीछे देखा था तो 249 अनुच्छेद को देखा था, जहां राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा केंद्र सरकार को शक्ति दे सकती है कि वो इस पर कानून बना ले। यहाँ भी स्पेशल शक्ति है राज्यसभा को, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा साथ के साथ। वैसे जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो वहां मैं आपको उनको पुनः दोहराऊंगा। तो ऐसी अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया गया है, जैसे भारत में IAS, IPS, IFS, ये क्या है, भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और इनके माध्यम से जो नियुक्ति होती है वो अखिल भारतीय स्तर पर होती है। आइए देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम अंतरराज्यीय सहयोग और समन्वय प्राप्त करना तथा इन सेवाओं के पदाधिकारियों और केंद्रीय नीतियों को समुचित रूप से क्रियान्वित किया जाना है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर केंद्रीय सरकार का विशेष नियंत्रण रहता है और उनका स्थानांतरण भी क्या है, भारत में कहीं भी किया जा सकता है। ये अखिल भारतीय सेवाएं राज्य सरकारों पर केंद्र के नियंत्रण का प्रतीक है या प्रतीक बन गई है। तो अखिल भारतीय सेवाओं राज्य में जो जिला होता है, जिले में सबसे बड़ा अधिकारी कहीं ना कहीं केंद्र का प्रतिनिधि होता है और उसके नियंत्रण में ही क्या है, राज्य के समस्त अधिकारियों को काम करना होता है। तो इस प्रकार क्या है, एक माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से क्या है, केंद्र ने राज्य सरकारों पर क्या है, नियंत्रण रखा हुआ है। अब आता है केंद्रीय अनुदान। केंद्रीय अनुदान नाम से ही स्पष्ट है, केंद्र का अनुदान, यानी कि केंद्र द्वारा राज्यों को उनके विकास के कार्यों के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं केंद्रीय अनुदान। पैसा दो प्रकार से दिया जाता है, एक ऋण और एक अनुदान। ऋण तो आपको वापस चुकाना होगा, अनुदान आपको वापस नहीं चुकाना होता है। तो आइए देखते हैं क्या है। संविधान के अंतर्गत राज्यों के राजस्व के स्रोत अत्यंत सीमित है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत उन्हें समाज उत्थान के बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों को करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है और इस प्रकार राज्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को क्या है, अनुदान प्रदान करती है। केंद्र की यह महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके द्वारा दो मुख्य उद्देश्यों की क्या है, पूर्ति होती है। वो दो मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? पहला है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है क्योंकि अनुदान रोके भी क्या है, जा सकते हैं। और दूसरा, केंद्र और राज्यों में सहयोग और समन्वय की भावना का विकास होता है। केंद्र और राज्यों में क्या है, सहयोग और समन्वय की भावना का क्या है, विकास होता है। जन कल्याण की योजनाओं को प्रोत्साहन मिलता है जिससे राष्ट्रीय समृद्धि में क्या है, वृद्धि होती है। केंद्र राज्यों को ऋण भी देता है और राज्य जो ऋण लेते हैं उनकी गारंटी भी कर सकता है। करता है। प्रायः सभी राज्य अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या है, केंद्रीय अनुदान अथवा सहायता पर निर्भर रहते हैं। फलतः इस निर्भरता ने केंद्र की स्थिति को क्या है, मजबूत कर दिया है। तो केंद्रीय अनुदान आप समझे, केंद्रीय अनुदान के माध्यम से भी क्या है, आपने देखा होगा अगर केंद्र में जो सरकार है, राज्यों में भी उसी की सरकार हो तो समन्वय अच्छा बना रहता है, किंतु अगर राज्य में दूसरी सरकार हो तो आपको टकराव बार बार देखने को मिलते हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, मैंने आपको बार बार कहा है कि जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमको दो अलग अलग पहलुओं पर ध्यान एक साथ रखना होता है। एक है सैद्धांतिक पहलू जो कि हमें किताबों में नजर आता है, एक है व्यवहारिक पहलू जो कि वास्तव में समाज में या सरकारों के द्वारा हमें देखने को मिलता है। तो भले ही हम सहयोग की भावना बोल दें, कुछ भी बोल दें, पर आप देखते हैं कि कितना सहयोग और कितना असहयोग आपको केंद्र और राज्यों की सरकारों में देखने को मिलता है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट में, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। क्या
भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, यानी कि भारत के बाहर जो भारत का राज्य क्षेत्र है ही नहीं, वहां के संबंध में अधिकारिता। तो अनुच्छेद 260 के अनुसार भारत सरकार किसी ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार से जो भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है करार करके ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी, जैसे कि भूटान की संबंध में लिया हुआ है। किंतु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित तत्समय पर्वत किसी विधि के अधीन होगा और उससे शासित होगा। कोई विधि होगी उस समय, उसके माध्यम से विधि बनाएंगे वो कि इस विधि के तहत हम ऐसा कर रहे हैं। उसके पश्चात अगला पॉइंट है मतभेदों को कम करने की विधियां। इसको देख लेते हैं। संघ और राज्यों में प्रशासनिक संबंधों का समायोजन एक कठिन कार्य है। सरकारों में मतभेद की अधिक गुंजाइश रहती है, अतः संविधान में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं देख लेते हैं संविधान में। सबसे पहले है अनुच्छेद 131 या 131। इसके अनुसार संघ और राज्यों के पारस्परिक विवाद उच्चतम न्यायालय को सौंपे जा सकते हैं। संघ और राज्यों के पारस्परिक विवाद जो होते हैं उनको क्या है, उच्चतम न्यायालय को सौंपा जा सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 261(1) के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र कहीं भी संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। यानी कि केंद्र के कार्य चाहे राज्य सरकार के कार्य हों, उनको क्या है, पूरा विश्वास और उनको मान्यता दी जाएगी। इससे टकराव नहीं होगा, केंद्र करे चाहे राज्य करे, मान्यता उनको दी जाएगी। उसके पश्चात खंड 2 अनुच्छेद 261 का खंड 2 क्या कहता है, खंड 1 में विनिर्दिष्ट या निर्दिष्ट कार्यों, अभिलेखों और कार्यवाहियों उपबंधित रीति के अनुसार होगा। यानी कि कोई भी कार्य क्या है, कानून के अनुसार होगा। और संसद, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। इसके बाद इसी का खंड 3 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अनंतिम निर्णय, अनंतिम निर्णय क्यों, क्योंकि सिविल न्यायालय किसके ऊपर हम क्या है, अपील कर सकते हैं। अनंतिम निर्णयों या आदेशों का उस राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार क्या है, निष्पादन किया जा सकता है। न्यायालयों के जो आदेश होते हैं उनको विधि के रूप में क्या है, मान्यता दी जा सकती है। उसके पश्चात अगला पॉइंट है इसमें, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। मतलब नदी, जल, इससे संबंधित जो कोई दो राज्यों से होकर कोई नदी गुजर रही है या दो राज्यों की सीमाओं पर कोई तालाब है, ताल है, इस प्रकार के किसी राज्य से कोई नदी होकर गुजर रही है और वो दूसरे राज्य में जाती है, किंतु राज्य ने उसमें बांध बना दिया, पूरा पानी रोक लिया। तो इस प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 262(1) के अंतर्गत संसद विधि द्वारा, अनुच्छेद 262(1) के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में क्या है, किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी। अब उपबंध क्या क्या कर सकेगी, हो सकता है वो ये होता है न्यायाधिकरण बना ले, जो कि आप अनुच्छेद 316 में 24 में पढ़ेंगे। न्यायाधिकरण मैंने आपको बताए थे, प्रशासनिक न्यायाधिकरण होते हैं और अन्य न्यायाधिकरण होते हैं। जब मैंने आपको
भारतीय संविधान के भाग बताए थे, तो उस समय न्यायाधिकरण की बात आई थी। भाग 14 क में ये है। तो उन न्यायाधिकरणों के माध्यम से एक तो जो प्रशासकीय भ्रष्टाचार है उसका निपटारा किया जाता है, और दूसरा कोई ऐसा मामला जो टेक्निकल है उनके निपटारे किए जा सकते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकती है। दूसरा, खंड 2 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालय की जो शक्ति है उसको क्या है, छीन लिया गया है अंतर्राज्यीय नदियों या विवादों के संबंध में। उसके पश्चात अनुच्छेद 262 आता है, 262 पे ही बात कर रहे हैं। 262 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 क्या है, पारित किए हैं। 2 कानून बनाए हैं संसद ने, और इन कानूनों के माध्यम से क्या है, अंतर्राज्यीय जो जल विवाद होते हैं उनको निपटारे की कोशिश संसद या केंद्रीय जो कार्यपालिका है वो करती है। नदी बोर्ड अधिनियम की स्थापना राज्यों की प्रार्थना पर की गई थी, और यह अंतर्राज्यीय नदी बोर्ड है। इस बोर्ड का काम क्या है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को सलाह देना। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को ऐसे विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किसी विवाद पर उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय को अधिकारिता होगी। न्यायाधिकरण ने अपना कोई निर्णय दे दिया है अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में, किंतु राज्य सरकारें उससे खुश नहीं है, हो सकता है कोई राज्य सरकार उससे खुश नहीं है, तो वो क्या है, इसके निर्णय पर कोर्ट में जा सकती है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में क्या है, जा सकती है। अब आता है इसमें घ पॉइंट, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अंतर्राज्यीय परिषद क्या होती है, यह भी क्या है, विवादों को निपटाने के लिए परिषद का निर्माण किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, कैसी, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, जिसे राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हो उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने के लिए, जो राज्यों के मध्य विवाद चल रहे हों उन पर सलाह देने के लिए। दूसरा, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हितों से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने पर। हो सकता है 2 राज्यों का, हो सकता है केंद्र और राज्यों का, हो सकता उनके जो हित हैं उनकी पूर्ति के लिए। दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरा, ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करेंगे कि कर्तव्य का भार सौंपा जाए, तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करे और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उनके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करे। जो यहाँ लिखा है उसको छोड़िए, अर्थ यह है कि इन 3 स्थितियों से निपटारा पाने के लिए और इन 3 स्थितियों की पूर्ति के लिए क्या है, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषदों की क्या है, का उनका गठन कर सकता है। और इस शक्ति के प्रयोग में राष्ट्रपति ने एक अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, स्थानीय स्वायत्त प्रशासन की केंद्रीय परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की क्या है, स्थापनाएं की है। और आप जानते हैं कि अंतर्राज्यीय विषयों पर सलाह देने के लिए
सलाहकारी निकाय भी कानूनी प्राधिकारी के अधीन स्थापित किए गए हैं। सलाहकारी निकाय, इनका कार्य क्या होता है? सलाह देना होता है। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इनका सबसे पहले गठन वर्ष 1990 में जो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी उसके द्वारा किया गया था। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। कल हम क्षेत्रीय परिषदों को देखेंगे। यह भी केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के भीतर आता है, किंतु अलग विषय है, अलग से इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। 5 क्षेत्रीय परिषदें भारत में। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो इन पे कल हम अध्ययन करेंगे, क्यों इनका गठन किया जाता है, क्या इनका कार्य होता है। और ये भी केंद्र राज्य के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए इन परिषदों का निर्माण किया गया है। तो मुझे आशा है कि आपको आज का जो ये केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध है काफ़ी बारीकी से समझ में आए होंगे। और अगर नहीं आए हैं तो क्योंकि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं, मैंने कहीं भी नहीं देखा किसी को केंद्र राज्य संबंधों को इतने बारीकी से पढ़ाते हुए। हमने खुद स्वयं में अध्ययन किया है, तो इतनी बारीकी से हमने कभी खुद में नहीं देखा, ना ऐसे वीडियोस मिल पाते हैं। तो इसलिए हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो। अगर दिक्कत हो रही है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनिए, आपको कहीं ना कहीं क्या है, क्योंकि इसमें एक एक अक्षर को समझना पड़ता है। संविधान की भाषा ही ऐसी है। और आप 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रत्येक अक्षर को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप ज़रूर क्या है उसमें सफल हो पाएंगे और आपको एक लंबे समय तक क्या है यह याद रहेगा। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।